गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, नीट 2025, नीट 2025 के लिए कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब कुछ बैलेंस करते करते सर, हाँ, लाइफ में कभी अभी सर, मतलब किस किस चीज को बैलेंस किया जाए। लेकिन हाँ, याद रखना, बस कुछ नहीं, 8-9 महीने की कहानी, 8-9 महीने बाद पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। तो बस लग जाओ, ठीक है, और अच्छे से लग जाओ भाई। हाँ, चलो, कोई नहीं कोई नहीं, अभी 2000 नीट 2025, ये बैच नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है भाई। ठीक है, जिनकी अच्छी नहीं चल रही भाई, कोशिश करो अच्छी बनाने की, क्योंकि अगर तुम नहीं सोचोगे, अगर तुम्हारे बदले ऐसा नहीं होता, ये दिक्कत यही है पढ़ाई के साथ, यही दिक्कत है। ये सेल्फ वाली चीजें, ये मम्मी पापा चाहे तुम्हारे बदले नहीं पढ़ सकते, मैं चाहूं तुम्हारे बदले नहीं पढ़ सकता। करना तुम्हें ही पड़ेगा, दिमाग तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये नहीं नहीं भाई, मेरी एक्स्ट्रा क्लास आपकी नहीं है। नहीं, मेरी क्लास तो ऐसा नहीं है, आज 2 लेक्चर्स मुझे नहीं बताया गया ऐसा कुछ। तो ऐसा है क्या? अभी नहीं है, नहीं नहीं शायद। ठीक है, हाँ, अगर 2 क्लास नहीं, आज 2 क्लास नहीं होगी, कुछ गलती हो रही होगी और कुछ नहीं। चलो, आज मैं बात करने वाला था कि हम लोग, हाँ, एनसीईआरटी आज बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी से बता भी दूंगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना। ध्यान सुनना अपने पास, मुझे बोला गया कि सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग इस वीक में इक्विलिब्रियम करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था। इक्विलिब्रियम अपना इंट्रोडक्शन देके जैसे ही बैठा, हम लोगों ने बोला कि इक्विलिब्रियम भाई तुम कितने टाइप्स के हो, तो उसने बोला फिजिकल है, आयनिक है, केमिकल है, तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम बताए। फिजिकल इक्विलिब्रियम बड़ा सिंपल सा इक्विलिब्रियम था, वो हम लोगों ने कल हमने फिनिश किया था। ध्यान सुनिएगा, कल हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या था सर? एक ऐसी कंडीशन, बार बार इतना बड़ा ना लिख के, इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, EQM। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने, याद करो क्या बोला था, कि सर एक ऐसी कंडीशन जिसको क्या बोला जाए, एक ऐसी कंडीशन जहां पर जितना आप आगे जाएं, मतलब जितनी आपके आगे जाने की रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। मतलब जिस स्पीड से आप आगे जा रहे हैं उसी स्पीड से पीछे आ जाए। ओवरऑल जो रेट होगा, नेट रेट जो होगा आपका रिएक्शन का, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन क्या इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शंस नहीं होती हैं? होती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शंस होती हैं, बट ओवरऑल हमें चेंज कितना दिखता है? 0 का। याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट जो कल बताया गया था। इक्विलिब्रियम पे सर क्या कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये कंडीशन हो सकती है इक्विलिब्रियम पे, या सर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है? रिएक्टेंट कम हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है। इसीलिए कल हमने देखा था, अगर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर भैया कितने ग्राफ बनेंगे? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ बन जाएंगे, लेकिन रेट का सिर्फ 1 ग्राफ बनेगा, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इक्विलिब्रियम, अच्छा चलो, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ किसके लिए रहे हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन दूसरा, ये कहां वैलिड होगा सर? क्लोज्ड वेसल में होगा। ये कहां वैलिड होगा? क्लोज्ड वेसल में होगा। इक्विलिब्रियम तभी अचीव किया जा सकता है जब आपका क्लोज्ड वेसल हो। ओपन वेसल होगा तो हो सकता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चला जाए, पक्का हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशंस हमने लास्ट क्लास में करी थी। फिर मुझसे बोला गया कि सर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, अगर इक्विलिब्रियम को डिसाइड किया जाए तो हमारी लाइफ में सर एक तो इक्विलिब्रियम हो गया होमोजीनियस, एक हो गया होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक हो गया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मीनिंग शायद याद हो,
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मीनिंग शायद अपने को याद हो, क्या होता है, क्या होता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर गैस से गैस में इक्विलिब्रियम है, अगर गैस से गैस में इक्विलिब्रियम है होमोजीनियस, अगर गैस से लिक्विड में इक्विलिब्रियम है तो हेट्रोजीनियस। फिर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया तो हमें यह भी पता चला फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है सर, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, एंड द लास्ट वन आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो जाता है। इक्विलिब्रियम के टाइप्स देख रहे थे तो हमने इतने सारे टाइप्स देखे। फिजिकल बड़ा सिंपल सा था, कल ही हमने फिनिश किया था, कल ही हमने फिनिश भी कर लिया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम, अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसा होगा याद करो, अरे जल्दी से जल्दी। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने टोटल कितने केसेस पढ़े थे? टोटल 5 केसेस पढ़े थे। कौन कौन सा? सॉलिड लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? जितने टाइम में जितना सॉलिड लिक्विड में, उतने टाइम में उतना लिक्विड सॉलिड में। लिक्विड गैस अपने पास इक्विलिब्रियम में है तो ये भी अपने पास, जितना वेपराइजेशन उतना इधर। सॉलिड और गैस भी अगर इक्विलिब्रियम में है सर, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, ये दोनों भी क्या होने वाले हैं? सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम आता है और यहां पर सैचुरेशन बोला जाता है। गैस सॉल्यूट हो, गैस सॉल्यूट हो प्लस लिक्विड सॉल्वेंट हो, गैस सॉल्यूट हो प्लस लिक्विड सॉल्वेंट हो तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे? यहां पर भी अपने पास इक्विलिब्रियम आता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम बस इतना ही था, फिजिकल इक्विलिब्रियम बस इतना ही था। याद देख लो, अपने पास सब कुछ कर सकते हैं। जब हमने पूरी थ्योरी खत्म करी तब जाते जाते हमने बोला कि भैया अपना शिवा आएगा, अपना केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम आने से पहले 2 बातें बताई गई। एक बोला गया एक्टिव मास। एक्टिव मास एक्चुअली पुराना टर्म है। एक्टिव मास क्या है? पुराना टर्म है। पुराना टर्म मतलब ये कर कुछ नहीं रहा। ये कोई भी आदमी रिएक्शन करेगा तो उसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? हमने एक बात बोली थी, हमने एक बात बोली थी, ध्यान सुनना। हमने एक बात बोली थी कि भैया ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पे सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो आखिर मेजर क्या किया जाता है? मेजर क्या किया जाता है? ध्यान सुनना, मेजर क्या किया जाता है? एक्टिव मास का मतलब सर 2 चीजें होंगी, या तो कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए, या फिर मोलरिटी बोल दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलरिटी बोल दीजिए, या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम बोल दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ये वैलिड होगा किसके लिए? ये वैलिड होगा किसके लिए? ये वैलिड होगा सर लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। ये किसके लिए वैलिड होगा? लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, प्रेशर की बात करूं, तो ये किसके लिए वैलिड होगा? ये किसके लिए वैलिड होगा? गैसेस के लिए वैलिड होगा। एक्टिव मास क्या है? मोलरिटी को बोलते हैं। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो मोलरिटी बोलिए। अब ये मत बोलना मोलरिटी क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, वहां मोलरिटी हमने पढ़ी थी, एक्टिव मास निकालना हमें आता था। अगर एक चीज और, पूरे इक्विलिब्रियम में नॉर्मली बोला जाए, अगर सामने वाले का वॉल्यूम नहीं दिया है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया एक्टिव मास कैलकुलेट करो और सामने वाले का वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम कितना मान लेते थे? 1 लीटर मान लेते थे। वॉल्यूम कितना मान लेते हैं? 1 लीटर मान लेते हैं। दूसरी चीज, वॉल्यूम 1 लीटर मान लेना, जब कुछ नहीं दिया है तो वॉल्यूम 1 लीटर। लेकिन एक बात और, मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने बोला था एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास जो होता है, चाहे वो एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ले लो, चाहे प्योर लिक्विड ले लो, सर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाएगा और क्यों लिया जाएगा? इसका वैल्यू 1 लेते थे। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होती। याद आ रहा है? सॉलिड और प्योर लिक्विड का कितना लेते थे? 1 लेते थे। एक्टिव मास क्या होता है? पक्का कर लोगे सर? श्योर हो? जल्दी से जल्दी चालू करें, अब क्वेश्चंस करना चालू करें। हाँ, क्वेश्चंस करना चालू करें। कल जो पढ़ा है उसके ऊपर ज्यादा नहीं, बस छोटा छोटा सा आज का डीपीपी 18 क्वेश्चंस है। मैं चाहूंगा आज की क्लास के बाद जब भी आपको शाम को टाइम मिलता है उस 18-20 क्वेश्चन करने में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आज आपने क्लास किया है तो। पक्का? आइए केबीडी खेलना शुरू करें। कौन बनेगा डॉक्टर भाई? कौन? हाँ, कौन बनेगा डॉक्टर? कौन है? हाँ, मैं बनूंगा ना,
ये अपने आप से बोला करो, सुबह सुबह उठ के सोचा करो कि यार डॉक्टर बन के ऐसा होगा, ये चीजें हम करेंगे, पैसा ही पैसा होगा, समाज की सेवा होगी। हाँ, समाज की सेवा भी होगी, पैसा होगा, बस। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए आप सब लोग, इस क्वेश्चन को देखिए। एक्स एंड वाई, ये रिएक्शन एक्स एंड वाई रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होगा? एक्स एंड वाई इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। कब बोला जाएगा एक्स और वाई का इक्विलिब्रियम कब डिफाइन होगा? एक्स एंड वाई का इक्विलिब्रियम कब डिफाइन होगा? जल्दी से जल्दी, कल क्लास में पढ़ा है, पूछने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन सर आंसर तो आपको पता ही है ना। जल्दी, क्या होगा? एक्स एंड वाई सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई? नहीं, 50%। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि 50% 10%। बस ये पता होना चाहिए कि जितना टाइम में एक्स से वाई जा रहे उतने टाइम में वाई से एक्स हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। पक्का हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये बताइए क्या होगा? 8 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? ऑब्वियस है H2, एटम मत बोल देना। हाइड्रोजन क्या होगा? H2 गैस के फॉर्म में होगा। H2 गैस के फॉर्म में क्या होगा? एक्टिव मास बताना है। 1 लीटर में इतना ग्राम हाइड्रोजन है, एक्टिव मास बताना है। आज थर्मोडायनामिक्स का लास्ट DPP 9 का सॉल्यूशन और थर्मोडायनामिक्स का ब्लैंक PDF भी आज अपलोड हो जाएगा शाम को। आज, हाँ आज अपलोड हो जाएगा बेटा। क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? क्या हो जाएगा सर? एक्टिव मास बताएंगे कितना होगा? हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना होगा सर? 8 अपॉन कितना लिख दो? 4 मोल लिख दूं? 4 मोल हाइड्रोजन का है क्या? और सीधा सीधा दिख रहा है 1 लीटर कैपेसिटी, सर 4 मोल्स पर लीटर दिया है। यही इसकी क्या हो जाएगी? यही इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास हो जाएगा। 1 लीटर में 4 मोल, यही इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी, अब यहां पर एक्टिव मास पूछ रहा है, लेकिन एक्टिव मास पूछ तो रहा है, लेकिन एक बात है, वॉल्यूम नहीं दिया है। तो वॉल्यूम कितना ले लोगे? जब कुछ नहीं दिया होता है हमेशा वॉल्यूम कितना मान लोगे? 1 लीटर। याद रखिएगा, बार बार ये बोल रहा हूं, जब नहीं दिया है वॉल्यूम तो कितना लेना है? 1 लीटर लेना है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। सैटरडे को क्लास होगी बेटा, सैटरडे को क्लास होगी। अभी केबीडी का बताऊंगा यार, आज ट्यूसडे है, अभी क्यों बताऊं? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम मुझे लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम का केबीडी करेंगे, मुझे लगता है उसी का पूरा जो भी इस वीक में किया होगा उसका पूरा। हाँ, अगर लेकिन सुबह 8 से 11 मिलना चाहिए सैटरडे ना, नहीं तो शाम को रखेंगे 1 बजे के बाद। हाँ, मतलब 2-3 घंटा मिले तो केबीडी का मजा है ना सैटरडे वाले का। मतलब क्वेश्चन सारे निपट जाए, पता चला क्वेश्चन ही नहीं हो पाया, क्या फायदा? अब इसमें कैलकुलेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो सर, 40 अपॉन 58.5। अब कैलकुलेशन क्यों करना? इसकी वैल्यू 1 होगी नहीं, 2 होगी नहीं, 4 होगी नहीं, तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ही होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। कैलकुलेशन करेंगे क्यों? मास भी दिया है 58.5। क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का? हाँ हाँ, सैटरडे को अगर सुबह, भाई देखो वो दिक्कत क्या है ना, हाँ फिजिक्स वालों को पता चल जाएगा, वो सुबह सुबह खींच लेते हैं सारा टाइम। अदरवाइज सैटरडे को सुबह सुबह तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। सैटरडे को ट्राई करेंगे ये पूरा चैप्टर खत्म किया जाए, जैसे थर्मोडायनामिक्स किया था पिछली बार। पूरे हफ्ते का एक बार पूरा रिवीजन करके 40-50 क्वेश्चन करके कर देंगे, ठीक है? 40-50 क्वेश्चन करके हम लोग कर देंगे, ठीक है? अब, अरे यार हाँ, ओ हो यार, गलती हो गई यार। इश्यू, ओह, NaCl सॉलिड लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी।
क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। देखो ये होता है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। अरे तो ठीक है भैया, हम एनटीए थोड़ी ना, हम अपनी गलती मान लेते हैं भाई, हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं, हमें लगा लगातार आंसर ए आ रहा है तो हमें लगा यही होगा। ठीक है, सॉलिड देखा नहीं हमने। देखो सॉलिड का एक्टिव मास देख रहे हो। हाँ यार, चाय पीनी पड़ेगी 4th फ्लोर की तुम लोगों के चक्कर में, बताओ यार। ठीक है, अरे कोई बात नहीं यार, रैंक से क्या फर्क पड़ रहा है। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 40 ग्राम NaCl। NaCl सॉलिड लिखा है, एस मतलब क्या है, सॉलिड है, तो सर इसके केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। What should be the active mass in moles per liter when this contained, ये इतना ग्राम KCl प्रेजेंट है, इतना ग्राम KCl प्रेजेंट है। 1000 ml मतलब समझ में आ ही रहा होगा, 1000 ml का मतलब क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला सीट अपलोड हो गया है बेटा, समरी लेक्चर के फॉर्म में हो गया है। जल्दी। कितना आ जाएगा। एक लीटर में KCl के कितने मोल्स हैं, 0.01। KCl का मास निकालोगे, इसका कितना ले लेंगे 39, और इसका कितना हो जाएगा 35.5, तो ये कितना हो रहा है 74.5 ग्राम। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.01, और वही मेरा आंसर आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी वाले लोग बहुत आगे यार। कैसे भाई, डिवीजन सही से करो। 1000 ml मतलब 1 लीटर में दिया हुआ है, 1 लीटर में दिया हुआ है, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। तो चलो, एक्टिव मास मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो 1 लीटर में, या फिर प्रेशर होता है, वो आपको पता होगा, प्रेशर दिया होगा। अब आज की बात कर रहे, जब पिछली क्लास में हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी, तो भैया आज से और अभी से केमिकल इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आज से और अभी से क्या स्टार्ट हो रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, वहां स्टार्ट होता है लॉज। लॉज क्या होती है, ध्यान सुनिएगा, अपने पास लॉज क्या होता है, लॉज क्या होता है, ध्यान सुनना। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अभी एनसीईआरटी बता दूंगा बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, एनसीईआरटी में कहां पर क्या आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन देखो, किसने दिया था, तो इन दो लोगों ने दिया था, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस ये साल बताने पे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार बड़ी जल्दी, बहुत पहले ही लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज हम 2024 में इसको नहीं पढ़ना चाह रहे, सोचो 1864 में ये सब बातें कर रहे हैं। 1864 में सोच रहे हम लोग अगर होते तो हम लोग क्या कर रहे होते, पढ़ाई। बाप दादा, दादा के दादा, दादा के दादा वो उस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम लोग काय का, वो भी ये सब आज के टाइम में तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ वो देखो, नाम से ही दिख रहा है, इसको कोई पूछता नहीं होगा। ठीक है, गुल्डबर्ग एंड वागी, इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने एक लाइन बोली कि भैया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनना, स्पीड, रेट मतलब स्पीड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज to the power raised to equal to stoichiometric coefficient of balanced chemical equation। ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट आज के टाइम पे बहुत पुराना स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में आपको ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लॉ ऑफ मास एक्शन एनसीईआरटी के काम का है। एनसीईआरटी में आपको दिखा दूंगा, कोई बोले ना सर लॉ ऑफ मास एक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको दिख जाएगा मास एक्शन का लॉ, ये आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, डायरेक्ट नहीं दिखेगा। एनसीईआरटी में आपको दिखता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस दिख सकते हैं। ठीक है, नई एनसीईआरटी हो चाहे पुरानी हो, दोनों में दिख जाएगा। ठीक है, अब तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर ये है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर ये है। जब पेपर देने जाना तो बेटा पूछ लेना, एसबीआई बैंक का पेपर है, कैनरा बैंक का पेपर है, कौन सा ओरिजिनल पेपर है।
ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये एक सिंपल था, ये देखो इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता, ये देखना सुनना। मान लो ये हमारा रिएक्शन है, और ये रिएक्शन अब मानना नहीं है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, ए बी सी डी, ये चारों के चारों ये क्या कहलाते हैं, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा, देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। अरे नहीं यार, कल मैंने सोचा था कि मैं क्लास के बाद ना, कल मेरा डीयूपी का सॉल्यूशन रह गया यार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में। और मतलब मुझे ना पहली बार कल मुझे लिटरली लग रहा था यार लॉयर बनना भी मतलब सही चीज है यार, क्या धोया जाता है किसी को, ठीक है। हंसी आ रही थी यार, लेकिन छोड़ो। मंत्री जी तो यही बोल रहे हैं, सरकार तो यही बोल रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है। हाँ देख रहे हो, तुमसे कोई बोले, पापा कोई मम्मी कुछ बोले, बोलना नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास क्या हो रहा है, ये सुन लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल की कहानी देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ते। ये देखो ए बी सी डी, ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पता है किसके होगा, ध्यान से देखिएगा, ए की पावर ए बी की पावर बी। मतलब जब भी आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पक्का। ये देख लो, अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, मैं अगर ऐसा लिख देता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं ऐसा लिख दूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ए इंटू बी की पावर बी। क्यों, क्योंकि सर इसका रिएक्टिंग स्पीसीज ये है, लेकिन बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सी की पावर सी, डी की पावर डी लिखा जा सकता है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन इधर से आएगी, उसका रिएक्टेंट ए और बी, बैकवर्ड रिएक्टेंट का, सर बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होगा, सी और डी। यस और नो में दे देना भाई, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बेटा बहुत बेसिक सी चीज है, अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर ये दोबारा रिपीट होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं रेट ऑफ फॉरवर्ड, इतना बड़ा ना लिख के एफ लिख देता हूं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, इसको लिख दूंगा रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लगा रहा हूं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर ए बी की पावर बी, ये लिख सकते हैं, देख लो। सिमिलरली अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे, सर इसको भी क्या लिख देंगे, के बी इंटू सी की पावर सी डी की पावर डी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। रेट मतलब क्या होता है, रिएक्शन का रेट मतलब वेलोसिटी बोला जा रहा है, पक्का। हाँ बेटा, लिखने का क्या है, लिखते रहो, दो दो लाइन तो है यार, अभी तो लिखना स्टार्ट किया, आज ही क्लास अभी स्टार्ट करी, अब ये पूरा नहीं लिखना होता है, ये लिखना होता है गुल्डबर्ग एंड वागे। अब ये थोड़ी ना कि हाँ लगे पड़े हैं लिखने में, कभी भी तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भैया स्टेटमेंट बताओ, बोला ये जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पता चल गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पता चल गया, देख लीजिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी की पावर बी, उधर रेट ऑफ बैकवर्ड सी के पावर सी डी की पावर डी, कर लेंगे, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। ये देख लो, मुझसे बोला गया एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कल से यही पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो यही होगा, इसका मतलब जो आपने रेट लिखा उसको मैं दोबारा लिख दूं, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के बी
के बी सी की पावर सी डी की पावर डी लिख सकता हूं, ध्यान सुनना अपने पास, ये हो जाएगा, श्योर हो, ठीक है। हाँ, ये देखना के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू ए की पावर सी की पावर सी डी की पावर डी। ये कॉन्सेंट्रेशन लिखने का तरीका कल बताया गया था भाई, कोई कल की क्लास नहीं करके आया सो सॉरी। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन, या फिर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। के एफ अपॉन के बी लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो सर के एफ अपॉन के बी, ये कांस्टेंट, और एट इक्विलिब्रियम आपको ही पता है कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर ये सब फ्लक्चुएट नहीं करते। इसका मतलब इन दोनों को ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे। ध्यान सुनिएगा, इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ध्यान से देख लो, के एफ अपॉन के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तो प्रोडक्ट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं, या रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान सुन लेना अपने पास, इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर रेट फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट बैकवर्ड होता था, उस पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई थी। तो मैंने क्या किया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, या तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो, या फिर के एफ अपॉन के बी का रेशियो निकाल दो। इसी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखिएगा, पक्का, श्योर हो, डन। ये देख लो इक्विलिब्रियम पे कहीं, चलो ये बताओ, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिखते थे? नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे? चलो मैं इधर लिख देता हूं। अब आपके ऊपर है इक्विलिब्रियम पे, सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका यही लिखेंगे ना, 0। सर देखिएगा, के एफ ए की पावर ए मतलब फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसे लिखेंगे ना, रेट ऑफ इसको देखो कैसे लिखते हैं। हो सकता है एग्जाम हॉल में ये सब रिलेशन पूछा जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस ये जो टॉपिक है ये अभी कनेक्ट कर रहा है आपको ही पता चल रहा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कहां पे था? सर रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में। सर ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये देख लो, अभी पूछूं चाहे इक्विलिब्रियम में पूछा जाए या फिर एग्जाम हॉल में ये भी पूछा जा सकता है, यहां से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को बोला जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो, नेट एट इक्विलिब्रियम हो सकता है एग्जाम हॉल में ये सब पूछ लिया जाए, अभी भी वही सब होना है। ये के एफ हो गया, ये के बी हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगेन के एफ अपॉन के बी, या फिर सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा सर। रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट बैकवर्ड रिएक्शन का निकाल लोगे। ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स में ये दोबारा आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम हॉल में मिला तो ये दोबारा आपको कभी भी मिल सकता है। किसी भी रिएक्शन का कोई मुझसे कोई पूछे कि सर ये सी की पावर सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने ऐसा लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखा, ये बात लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है। लेकिन इसी को आज के टाइम पे नया एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो नई एनसीईआरटी में यही सेम चीज को देखो भैया, इतनी आसानी से नहीं बताएगा। नई वाली एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे, नई क्या मतलब 2018 के बाद वाली जो नई, उसमें देखेंगे तो ऐसी बात नहीं करता, वो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात नहीं करता। वो पता है किसकी बात करता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। वो किसकी बात करता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। ध्यान सुनना और सुनना स्टेटमेंट, भाई साहब इस स्टेटमेंट सुनिएगा, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, भाई साहब इंग्लिश देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ क्या बताता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सर द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख देता हूं,
रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान सुनना, अब इसी चीज को कैसे डिफाइन, डराया कैसे जाता है, देखिएगा कैसे डराया जाता है। ठीक है, ये देखो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of products, active masses of products raised to their respective stoichiometric coefficient, raised to their respective stoichiometric coefficients to the product of active masses of reactant raised to their stoichiometric coefficient, raised to their stoichiometric coefficient। ये जो रेशियो है, मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसी बात का बस मजे ले रहा है, उसी बात के बस मजे ले रहा है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनना, ये बोल रहा है कि सर जो प्रोडक्ट है उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनका आपस में प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो सर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस लॉ इज नोन एज, देख रहे हो इंग्लिश, दिस लॉ इज नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, या फिर इक्विलिब्रियम लॉ, या फिर हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पक्का, इतना बड़ा इंग्लिश, हाँ बस यही है और कुछ नहीं। जो बात हमने सिंपल लैंग्वेज में बात करी, वही बात को अगर इस तरह से बात की जाए तो ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन है, सुनना, कोई भी रिएक्शन है, देखो ये स्टेटमेंट ऑब्वियस एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट दिखेगा। बस याद रखना, यहां टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या करा जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट्स का, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख सकते हैं। इसी को हम लोग एक रेशियो बोलते हैं, जो क्या बोला जाएगा, ध्यान से देख लो, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया जाता है। अब ये बात ये बोल रहा है, अच्छा ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात कौन बोल रहा है, ये एनसीईआरटी बोल रहा है। किसी को लगता हो, मैं देखो एनसीईआरटी दिखा भी देता हूं, जिन लोगों को रीड करना हो मैं होमवर्क भी दे दूंगा। ये एनसीईआरटी अपनी चालू होती है इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही है। आप सब लोग ये बातें जो हमने कल पढ़ी हैं आप जाके आज पढ़ सकते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एनसीईआरटी में ये पूरी लाइंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है कि भैया कौन से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो लोग बोल रहे थे ना कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सर ये सब चीजें नहीं आती है, एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिख जाएगा। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सारा कुछ मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी की एग्जांपल एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लो सॉलिड इन लिक्विड का इक्विलिब्रियम, ठीक है। एनसीईआरटी की ये सब चीजें मिल सकती हैं आपको। जैसे यहाँ पे उसने क्या करा है, सबको कंक्लूड कर दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। हेनरीज लॉ आपने पढ़ रखा था, कल ही हमने पढ़ा है। ये देख लो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम का होता है। ये पूरी कहानी सत्संग बनाएगा, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करा के दिखाएगा, हमें जरूरत नहीं। हमें ये बात समझ में आ रही है कि जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, उसी जगह पर हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ये देख लो, ये देख लो
chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reactions are equal, there is no change, net change in composition. यही बात हम लोग बोल रहे हैं. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी ये रहा, और इसका स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा था मैं आपको, स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा था. देखिएगा, देखो तुम्हें कोई बोले ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं दिया था, देख लो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन बिकॉज इन अर्लियर डेज ऑफ, तो आपको ठीक है लॉ ऑफ मास एक्शन पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन पता होना चाहिए. ये रहा जो स्टेटमेंट मैंने इतना बड़ा सा लिखा. कहाँ गया भाई, आ जा यार, ये रहा. एट अ गिवन टेम्परेचर, वही सेम चीज है. इसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. प्लीज एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर लीजिए, ये नई वाली जहां तक मुझे, हाँ 2022-23 वाली है तो उसको कर सकते हैं. ये लाइन पूरी लिखी गई है, तो देख लो. मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम दिखेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन टॉपिक नहीं दिखेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जरूर दिखेगा. तो इस बात का ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा सर पक्का. एनसीईआरटी का पीडीएफ भाई साहब. डायनेमिक का मतलब बेटा, क्लास कल कहाँ सो गए थे क्या, बीच में नींद आ गई थी. डायनेमिक मतलब क्या होता है, सुना ना, डायनेमिक पर्सनालिटी है, मतलब हर एक जगह वो आदमी क्या होगा, दो तीन तीन काम कर सकता है. डायनेमिक मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है. जैसे तुम्हारे बारे में बोलो बेटा बहुत डायनेमिक बच्चा है, दूसरी क्लास में आया पहली क्लास भूल गया, ठीक है. हाँ चलो, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है. मुझे बोला गया कि सर किसी रिएक्शन का, मान लो मैंने ऐसे लिखा N2 + 3H2, ये चाहे मैं पहले इस रिएक्शन पे समझाता हूं. ये मेरा रिएक्शन है, मैंने बोला, ध्यान सुनना, तुमने बोला कि सर इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन है ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है. मैंने तुम्हारी बात मान ली, हमने कहा चलो यार ठीक है. अब मैंने बोला कि यार इसको ना इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो इनके जितने भी, चाहे कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो चाहे प्रेशर मेजर करो, वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे. सुनना अपने पास, हाँ अरे भाई साहब एनसीईआरटी मिल जाती है कहीं से भी, पीडीएफ है कहीं से भी, गूगल पे सर्च मारोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, ठीक है. देखिएगा ए बी सी डी, मुझसे बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए. ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियस है अगर मैं ऐसा लिख दूं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं अपने एक्टिव मास को किस में लेना चाहता हूं, कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसी को केसी बोल दिया जाता है. ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते थे, के इक्विलिब्रियम KF/KB. लेकिन अगर अब मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मेजर करने गया, मेरा एक्टिव मास मैं किस तरह मेजर कर सकता हूं, एक्टिव मास मैं मेजर कर सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. इसी को क्या बोल देंगे, केसी बोल देंगे. इसी को क्या बोल देंगे, केसी बोल देंगे. ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से मेजर किया तो उसको क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं. अगर यही चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं, क्योंकि ऑब्वियस है मेरे पास अपनी अपनी आजादी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, किसने बोला सर एक काम करो प्रेशर के टर्म्स में मेजर कर दो, तो सर प्रेशर, अब कोई एक्टिव मास कुछ भी ले सकता है, तो इसको क्या बोल देंगे, केपी. और केपी क्या होगा, देख लो अपने पास, प्रेशर ऑफ सी उसकी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी उसकी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए उसकी पावर ए, प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी. सर हमेशा प्रोडक्ट का प्रेशर लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन लो, रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का प्रेशर लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन लो, उसका रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा. ये केसी हो गया, ये केपी हो गया. सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, टी मतलब ये सर किसके टर्म में, सर ये प्रेशर के टर्म्स में है, सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही. याद रखिएगा अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूंगा तो मतलब वही है, केसी और केपी है, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिया जा रहा है, प्रेशर के टर्म्स में लिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा. किसी को और जोश आया, उसने बोला सर ऐसा थोड़ा ही ना होता है, हमारी मर्जी, जब आप इसके टर्म में मेजर कर रहे हो तो एक और टर्म दे दो.
अब देख लो, लोगों को मजा आना चालू हो गया कि सर और किसी टर्म में मेजर कर सकते हैं। लोगों ने बोला सर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर कर लें। करने को ऐसे आज के टाइम पे एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी आप मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के भी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरीके से लिख दिया गया, बस यही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर केपी, और इक्विलिब्रियम टर्म्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ केकाई निकाल दो, अलग अलग तरीके से लिखते चले जाओ। अब हाँ ये देख लो अपने पास, अब प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन है, आपस में क्या रिलेशन है थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये मुझे कहां से मिली ये पावर? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। अब मुझे ये कहां से मिला? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से मुझे ये पावर मिली। केएफ अपॉन केबी से भी निकाल सकता हूं, रेट कांस्टेंट से, या फिर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, या फिर प्रेशर का रेशियो, या फिर मोल फ्रैक्शन का रेशियो। ठीक है, हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है केसी केपी कुछ भी निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ना, अगर कोई रिएक्शन ऐसे दी हुई है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब कोई बोले सर इसका केसी लिखिए, केसी कैसे लिखेंगे? इसका केपी लिखिए, इसका केकाई लिखिए। लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का केसी केपी केकाई? कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, जल्दी से जल्दी कैसे लिखोगे? क्या होगा जल्दी, क्या होगा? केसी केपी केकाई, क्या होगा? केसी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? प्रोडक्ट की पावर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में एक ही है तो केपी के टर्म्स में लिखेंगे, प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट को पहले लिखना है, फिर किसको लिखना है? रिएक्टेंट को लिखना है, फिर किसको लिखना है? रिएक्टेंट को लिखना है। लेकिन अगर लिखने का तरीका सेम है, बस ध्यान रखिएगा जब जिसके टर्म में बोलेगा, जिसके टर्म में बोलेगा उसके टर्म्स में लिख दिया जाएगा। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोले मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में बोले प्रेशर के टर्म्स में, जिसके टर्म से बोला जाए उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। हाँ हो जाएगा। कहीं भी NH3 का होल ट्वाइस देख लो, आपके सारे सही हो रहे। मेरी मर्जी, मैंने सीधी बात है, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने केसी के टर्म्स में लिखो, केपी के टर्म्स में लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिख दूं। सर देखिएगा, चलिए जल्दी जल्दी, केसी केपी केकाई, जल्दी जल्दी लिखो, केसी केपी केकाई। भैया लिख लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूछूंगा फिर बहुत बेहोश हो जाओगे कि सर ये कब हो गया, ये कब हो गया। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप ही से करवाऊंगा, आज नहीं तो कल। आज करवाऊंगा तो इजी हो जाता है थोड़ा सा ना, थोड़ा लेट करवाने में थोड़ा फंसते ज्यादा है लोग। क्या होगा? हाँ क्या हो जाएगा? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2O की कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना 2, O2 की कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना 2, CH4 का पावर कितना 1, यही लिखेंगे। केपी में प्रेशर ऑफ CO2, सर कोई पावर नहीं, प्रेशर ऑफ H2O पावर कितना 2, प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ CH4, O2 की पावर 2 सर, यहाँ प्रेशर ऑफ CH4, यही होगा शायद। केकाई की वैल्यू क्या होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O होल पावर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होल पावर 2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, यही लिखेंगे पक्का। प्रोडक्ट का रेशियो ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट को रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिखना चालू कर दो भाई। अगर तुमसे क्वेश्चन कोई ऐसा दे दे, उल्टा भी तो मैं पूछ सकता हूं ना। मान लो कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, अगर कहीं पर केसी दिया हुआ है, कहीं पर केसी दिया हुआ है कि सर केसी की वैल्यू P की पावर, सर P की पावर, सर P दी है, सर R की पावर R दी है, सर बताएंगे Q की पावर Q दी है,
और s की पावर s दिया है, ये स्मॉल r कर दो, स्मॉल p कर दो, ठीक है, स्मॉल r स्मॉल p। क्या इसका रिएक्शन बता सकते हैं आप लोग? ये किस रिएक्शन का केसी लिखा हुआ है, किस रिएक्शन का केसी लिखा है? स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल q स्मॉल s दिया हुआ है पावर में। क्या होगा, क्या होगा? इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, दोनों का रिएक्शन लिख दीजिए। आप देखिए, अब केसी दिया है, पहले रिएक्शन दिया था केसी केपी लिख सकते थे, अब केसी दिया है, केसी दिया है, तो क्या आप रिएक्शन लिख सकते हैं? कितने लोग, देखो ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को किधर लिखना है सर? प्रोडक्ट को इधर लिखना है। प्रोडक्ट को ऊपर लिखा है वो प्रोडक्ट है, नीचे क्या है सर? नीचे क्या है सर? ये नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? रिएक्शन। प्रोडक्ट ऊपर लिखा होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है। इसका भी रिएक्शन लिखना है तो सर a प्लस टू बी हो जाएगा। ये क्या देगा? a प्लस टू बी क्या देगा सर? 2x प्लस 3y देगा। क्या ये रिएक्शन मिलेगी क्या? इक्विलिब्रियम जब भी लिखते हैं, इक्विलिब्रियम के रेस में, इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन साइन ऐसे बनाना, हो जाएगा। मतलब रिएक्शन दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, तो भी आप रिएक्शन लिख सकते हो पक्का। अरे भाई अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऑब्वियस है वाटर है उसका वन होगा नहीं होगा वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, अभी लिखने के लिए बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं क्या? प्रेशर, अरे भाई ऑब्वियस है ना भाई, प्रेशर ऑफ H2O वेपर ले सकते हैं ना, वाटर लिक्विड के बदले गैस ले सकते हैं भाई। ज्यादा दिमाग कम लगा तो कभी लिखना सिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा ना जहां दिमाग लगाना होगा वहां पूछूंगा कि उस टाइम सोचना। बोल रहा है सर H2O को वन क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई लिखने में क्या जा रहा है, वन लिख के हटा देंगे, लिक्विड वेपर कुछ भी हो सकता है, हो जाएगा, श्योर हो। हाँ, अरे भाई अभी तो लिखना सीख रहे हैं, लिखते जाओ। अब तुझे लिखना आ गया? कितने लोगों को लिखना आ गया? मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हो, जितना मैंने अभी पढ़ाया उसी के ऊपर मैंने क्या क्या पढ़ा दिया सर? सिंपल सी चीज कि मैंने बताया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आप सब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय दिस। कर लेना, आ जाओ पेज लेके बैठ जाओ। अब लिखना उखना छोड़ो, अब लो पेन और पेज, क्योंकि पढ़ना शुरू किया, अब पढ़ना फिनिश करो। आ जाओ, देखो क्वेश्चन आंसर टिक मारो, देखो क्वेश्चन आंसर टिक मारो। ये रहा अपने पास ये वाला आंसर, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? देखा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका क्या होगा? गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्या होगा? कितना आ जाएगा? सीधा सीधा यहां पर देख लो, प्रोडक्ट N2O और H2 होना चाहिए, N2 और H2 ये दोनों तो ऐसे ही काट दो, अमोनिया और O2 नहीं होगा, N2 और H2 होगा, N2O की पावर 1 H2O की पावर 3 NH3 की पावर 2, ये नहीं होगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया। चलते चलिए अब फटाफट, अब इन क्वेश्चंस को मत लिखिए, अब ये क्वेश्चन घर पे दोबारा ब्लैंक PDF मिलेगा तब करते रहिएगा। आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू दी हुई है, सबकी वैल्यू दी है, मोल्स दिया है, कंसंट्रेशन ना देके मोल्स दिया हुआ है। क्या आप लोग इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं केसी की वैल्यू? कितने लोग ये निकाल सकते हैं? ये देखिएगा, ये निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप लोग? क्या निकाल सकते हो? कैलकुलेशन करो, निकालो आंसर, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, क्या होगा निकालो।
क्या होगा, कितना हो जाएगा? सर यहां कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन मोल्स सर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम मतलब जो मोल्स है वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। 0.10 डिवाइड बाई, देख लो, अब लिखना चाहो तो ऐसे लिख के करना, मोल्स पर लीटर। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि भैया वॉल्यूम कितना हो जाए आपका चेंज हो जाए, और किसी क्वेश्चन में क्यों, अगले क्वेश्चन में मैं ही चेंज कर दूंगा। ये देख लो, ये कितना हो गया, 0.1 का स्क्वायर कर देता हूं, 0.4 डिवाइड बाई 0.5, डेसिमल से डेसिमल एक उड़ा दो, कितना हो गया, ये 2 डेसिमल, 0.04 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। 0.10 मतलब 0.1 ही ले लो ना, 10 लिखा है तो, 0.4 लिखा है, और ये कितना है 0.5। अच्छा इसका स्क्वायर था, ओह सॉरी 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 सॉरी, अरे अरे यार क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर था ना, तो ये कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.4 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। तो ये देख लो 2 डेसिमल उड़ गए, तो ये कितना बचा, 0.4 अपॉन 25 बचा ना, 0.4 अपॉन 25 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 25, 4 अपॉन 250, 4 अपॉन 250, 16 अपॉन 1000 हो जाएगा, 0.016 आ जाएगा, 16 अपॉन 1000 आ जाएगा। सर 4 अपॉन 250 को कितना लिख देंगे, 16 अपॉन 1000 लिख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.016 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर वॉल्यूम 1 ही लीटर दिया था इसीलिए टेंशन नहीं था, वॉल्यूम 1 ही लीटर दिया था इसीलिए टेंशन नहीं था। लेकिन अगर कहीं वॉल्यूम अलग होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपको ही पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं जब वॉल्यूम 1 लीटर हो। ध्यान सुनिएगा, पक्का हो जाएगा, आ जाइए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें ध्यान से देखिएगा, मजे लिए जा रहे हैं। ये रिएक्शन है, वॉल्यूम दिया है कितना, 10 लीटर वेसल, 10 लीटर वेसल लिखा हुआ है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 दे रहा है। एट इक्विलिब्रियम सबके मोल्स दिए हुए हैं कितने, सर इसके 0.1 मोल, इसके कितने 0.2 मोल, इसके कितने दिए हैं 0.2 मोल। वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका इस बार, अब की बार जो वॉल्यूम है, अब की बार जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर नहीं है, अब की बार जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। अटेम्प्ट कीजिए, आंसर निकालिए, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सर यहां पर क्या करें, फिर से अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां जो निकलेगा वो कैसे आएगा, सर Kc इज इक्वल्स टू PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। और PCl5 जैसे ही करेंगे, ये देख लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 अपॉन 10 आएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 अपॉन 10 आएगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अपॉन 10 आ जाएगा। सर ये 10 से एक 10 चला गया, कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन में देखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.1, एक डेसिमल से एक डेसिमल, 0.4 अपॉन 10, 0.4 अपॉन 10, 0.04 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, यही आएगा। आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आप जब कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन में आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, पक्का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। ध्यान से देख लेना, कुछ लोग क्या होंगे हड़बड़ी में, अगर जल्दी जल्दी में खाली कॉन्सेंट्रेशन ये वैल्यूज पुट कर दी ना, अगर तुमने ये वैल्यूज पुट कर दी 0.1 तो देखोगे बड़ा जल्दी आंसर आएगा। हाँ
कितना आंसर आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। अब एग्जाम हॉल में 0.4 तो दिया ही नहीं है, तो आदमी तुक्का मार देगा, अच्छा 0.0, अच्छा ऐसे तुक्का, तो फिर हाँ आदमी क्या, सर ठीक है तुक्का मार देते। अरे दोनों का दोनों, ये देखो ना यार, 0.2/10, ये 0.2/10, 0.1/10 हो गया, दोनों के अपने अपने मोल्स दिए हुए। सर डिवाइड, वॉल्यूम से डिवाइड किया, 10 से 10 कैंसिल, ये 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर 0.2, ये कितना बच जाएगा? 0.04 आ जाएगा पक्का। प्रेशर दिया हुआ है, अगर प्रेशर दिया हुआ है, सर ये गैस की रिएक्शन दी हुई है, अगर मैं केसी के बदले अब केपी पूछूं तो क्या आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं? अगर प्रेशर के बदले, केसी के बदले केपी पूछूं तो क्या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं? क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? सर यहां पर केपी निकालना है, तो केपी की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर ऑफ सीओ की पावर 2, प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 2 हो जाएगा। प्रेशर ऑफ सीओ, प्रेशर ऑफ सीओ कितना दिया है? सर सीओ का प्रेशर 0.4 का स्क्वायर, O2 का प्रेशर 0.2, रेस्पेक्टिवली देख लीजिएगा, पता चला किसी का प्रेशर कहीं पुट कर रहे, और CO2 का प्रेशर कितना है? 0.6 का स्क्वायर। ये कितना लिख दूं? 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 0.6, डेसिमल डेसिमल उड़ाओ, एक डेसिमल से एक डेसिमल, एक डेसिमल से एक डेसिमल, कितना आ गया? सर ये 16/16 इंटू 0.2 अपॉन 36 आ गया। सर इसको भी उड़ा दो, अगर मान लो ये 10 कर दिया तो ये देखना अपने पास 32 अपॉन 36 इंटू 10 आएगा। 32 अपॉन 36 0.8 आएगा, और 0.8 को थोड़ा सा ऐसे कर सकते, ये इतना ही निकाल के लाएंगे ना, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.089 के आसपास पहुंच जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। भैया रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का प्रेशर रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.089 के आसपास, और ये मेरा आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले वाले में कौन बोल रहा है? बोला प्रोडक्ट, उल्टा लिख दिया। अरे भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है ना, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट नहीं होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेना है, नहीं तो हमेशा गलत हो जाएगा। ये देखिए जल्दी, रेट कांस्टेंट दिया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। थोड़ा फास्ट, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई थोड़ा फास्ट निकालो। क्या होगा? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, क्या निकलेगा? क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? केएफ अपॉन केबी होता था। के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन केबी 2.38 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 8.15 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे, 10 की पावर -5 ऊपर गया तो वो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 8 पॉइंट। कैलकुलेशन में भाई साहब इतना भी टाइम नहीं लगने वाला जितना आप सोच रहे हैं। ये कैलकुलेशन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपका आंसर इतना टाइम लगा दे कि अरे सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
10⁻⁵ प्लस 5 ऊपर गया 10 हो गया 23.8 डिवाइड बाई 8.25 आंसर कितना आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। निकालो भाई, क्वेश्चंस तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना, पढ़ना आसान होता है, पढ़ना आसान होता है। ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। चलिए, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इस रिएक्शन का केपी निकालिए, इस रिएक्शन का केपी निकालिए, कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है CO2 एंड CO का, फटाफट निकालो। अरे खटाखट आंसर निकालो यार, अब क्या सोचना है। कोई बात नहीं, जिनको पोल यूज करना नहीं आ रहा टेंशन मत लीजिए, आपका पोल इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ये क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। ये CO2 है भाई, गलती से वो 2 लिखते टाइम ऊपर नीचे हो गया है। केपी का इक्वेशन जब लिखोगे तो प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2 लिखोगे। क्यों सर, कार्बन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन अगर सॉलिड है, कार्बन अगर सॉलिड है तो उसका प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? 1। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भैया, वैल्यू निकालने जाओ। मान लो किसने बोला नहीं सर मैं तो लिखूंगा, तो ये लिख के ऐसे देखो, ऐसे लिखना है और इसको क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फाइनली बचेगा CO का प्रेशर कितना है रे भाई, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 2, तो ये तो 16/2 हो गया। इतना गंदा कैलकुलेशन बताओ तो, ऐसा कैलकुलेशन, ऐसा कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2 CO का स्क्वायर डिवाइड बाई यही होगा, तो ये कितना आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, निकल जाएगा पक्का। चलो अब फटाफट क्वेश्चन करो यार, अब ये सब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओह माय गॉड, कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ऑब्वियस है कैलकुलेशन बहुत सारी करवाऊंगा मैं आज, क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा भाई। नहीं भैया, सॉलिड का प्रेशर लेते हैं 1, कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं 1। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लिखने का कोई फायदा है नहीं, लिख के मजे ले रहे हो तो मजे ले लो। 1 से सर मल्टीप्लाई किया, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, थोड़ा फास्ट बेटा, रफ पेज लो, उस पर स्टार्ट हो जाओ। इक्विलिब्रियम KF अपॉन KB की वैल्यू कितनी है? 7.5 इंटू 10⁻⁻4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1.5। व्हाट विल बी KF? KF की वैल्यू क्या होगी यार? इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब सोच रहे हो? हाँ, क्या ही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे 15 5 जा 75, हाँ 15 7 जा 105 और 112, कितना डेसिमल हो गया? इंटू 10⁻⁻4। देखो कुछ दिख रहा है क्या? 10⁻³ कर दो, पावर क्या किया इसने? बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चंस करने का मजा तभी है ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहे, उठा उठा करते रहिए। आ जाइए, जल्दी जल्दी निकालिए, ये क्वेश्चन का आंसर निकालिए, देखिए आंसर अटेम्प्ट कीजिए। अब की बार कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, अब की बार कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। फास्ट कैलकुलेशन बेटा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से जल्दी। क्या होगा? बस ये सही से लिख लो,
ये सही से लिख लेना, पता चला HI का होल स्क्वायर नहीं किया आपने। 0.80 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.10 इंटू 0.10, यही करना है शायद। 0.80 इंटू 0.80 डिवाइड बाय 0.10 इंटू 0.10, सब उड़ा दो, क्या बच जाएगा सर? 8 टाइम्स बच जाएगा। कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। 64 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो ये सब क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, क्या बात है, हो जाएगा जल्दी। क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, फास्ट करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बेटा, बस स्पीड पकड़ो। ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत हो गए, छोटा सा टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या होगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा? सर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन ये सब कुछ अब है ही नहीं यार, तुम्हारे लिए अब कोई कैलकुलेशन इस तरह का बचेगा ही नहीं, पक्का हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी, फिर हम लोग कुछ और करते हैं। अब की बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, N2H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी है, निकाल लो। अब की बार उल्टा चलना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, जल्दी। अब भाई क्वेश्चन इतना कर लो ना कि अब घर पे जब क्वेश्चन करने जाओ तो टाइम ज्यादा ना लगे। क्या होगा? क्या होगा? प्लस लास्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया कि इक्विलिब्रियम हमें पता है अमोनिया का होल स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय N2 इंटू 3H2 का H2 की पावर 3 होगी। अब देखो इसमें यार, इसकी वैल्यू बहुत गंदी सी दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब करेंगे तो अमोनिया की वैल्यू जो एक होगी तो NH3 का होल स्क्वायर, N2 की वैल्यू कितनी है? N2 2 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है? 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2.37 इंटू 10 की पावर -3। अमोनिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 27 इंटू 2.37 इंटू 10 की पावर -3, यही आएगा शायद। ये कितना हो गया? अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कैलकुलेटर यूज कर लो यार, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बहुत गंदी कैलकुलेशन है ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको लिखूं? 2 इंटू 27 इंटू 2.37, स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 10 की पावर -4 कर देता हूँ, या ऐसा करता हूँ 10 की पावर -2 कर देता हूँ, और ये कितना कर देता हूँ? 12.798। तो मुझे लगता है अंडर रूट 12.798 3.577 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3577। कितना आंसर आ जाएगा? 0.3577। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑब्वियस है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलती होगी इसमें, जो लोग अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे उनके लिए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर आके ऑब्वियस है मुझे केमिस्ट्री सिखानी थी, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री सिखानी थी, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। यहां तक आपने निकाल दिया, केमिस्ट्री हो गई, अब इसके बाद मैथ्स था। मैथ्स के लिए भाई अब लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर, पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो देख लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये पता चल गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पता चल गया। अब लोगों ने बोला कि सर आपने केसी लिखा, केपी लिखा, केकाई लिखा, तीनों टर्म्स में लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टर्म्स में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मुझे बता रहा है कि सर
एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, मुझे भी ये बात पता है। तो एग्जाम में इतना न्यूमेरिकल भी नहीं आता बेटा, ठीक है। एग्जाम में ना 50 क्वेश्चन में 4 से 5 कैलकुलेशन आते हैं जो अच्छे कैलकुलेशन होते हैं, उसमें से 1-2 ऐसे गंदे वाले कैलकुलेशन आते हैं। तो नो कैलकुलेटर मुझे ही पता है। आप कोई बात नहीं, आपको लगता है तो आप एक काम कीजिए, अपना ब्रेन एक्सरसाइज वैदिक मैथ्स पढ़ के आइए बेटा और इसको सॉल्व कीजिए। हमें नहीं जरूरत है, हमें साइंस पढ़ना है, हम अपना काम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, हमने साइंस पढ़ना है, हमें इक्विलिब्रियम समझना है, मैथ नहीं पढ़ने आए, ठीक है। चलिए देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 3 वैरायटी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम सब लोग जानते हैं के इक्विलिब्रियम, ये भले ही केपी के टर्म्स में लिखा हो, चाहे केसी के टर्म्स में लिखा हो, चाहे के काई, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट कर सकती है, इसकी वैल्यू सबसे पहले कैसे फ्लक्चुएट कर सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो ध्यान सुनिएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सबसे पहला चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। पहली चीज, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते? मतलब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको भी पता है, ध्यान सुनना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मान लो जो रिएक्शन आप ऐसे लिख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, जो रिएक्शन ऐसे लिख रहे हो, ये देखो, ध्यान सुनना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? b की पावर b, a की पावर a। ध्यान से देखिएगा सर, ये कौन सा रिएक्शन? अब इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, और इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना भाई साहब, रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। तो सर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलूंगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाऊंगा तो इसको कौन से रिएक्शन का लिख दूंगा? रिवर्स या फिर बैकवर्ड लिखूंगा। क्या लग रहा है आपको, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है क्या? इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है? आप इन दोनों को देख के, एक लाइन लिख रहा हूं मैं साथ साथ में, आप देख लो, अगर आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आपको पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। अलग अलग तरीके से एक ही रिएक्शन को, मान लो रिवर्सिबल है सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आएगा, तो इसका मतलब सर रिएक्शन रिवर्स करते हैं ना, अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं, रिवर्स रिएक्शन की कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स रेसिप्रोकल ले लेना। बस यही बताना चाहता हूं। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन उल्टा किया तो आपको कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बस क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी सिंपल रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे फटाफट अपने आप ही ए से बी, बी से ए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा था इंथैल्पी वाले में भी, थर्मोडायनेमिक्स में सेम चीज पढ़ा है ना, वहां रिएक्शन रिवर्स करते थे। ध्यान सुनिएगा, 2 चैप्टर मर्ज हो रहे। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये देखिए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं N2 + 3H2 gives 2NH3, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी मान लो मैंने -200 किलो जूस दी है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूं 50 है, तो मुझे बताएंगे इस रिएक्शन के साथ क्या होगा? इस रिएक्शन के साथ क्या होगा इसका? अब देख लो, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर आपने रिएक्शन रिवर्स कर दिया, रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इंथैल्पी क्या करता था? मैग्नीट्यूड सेम रखता था, लेकिन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड सेम रखता है, सिर्फ और सिर्फ साइन क्या करता है? प्लस का माइनस कर देता है। साइन क्या करता है? प्लस का माइनस कर देता है, साइन चेंज होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? डन। अच्छा एक बात बताओ, जितना बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाते टाइम, ध्यान सुनिएगा, मैं अगर बोलूं A से B जा रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 10 है, सर
सी से डी जा रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 100 है। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं, फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए से बी का ये कम है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी से डी के। पक्का? अगर रिएक्शन रिवर्स करते, ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन रिवर्स करते हैं, अगर मैंने उल्टा कर दिया, बी से ए कर दिया, सर डी से सी कर दिया, जो जाते टाइम बड़ा था, ये देख लो, ये 1/10 हुआ, 0.1 हुआ, ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन में बात करूं, बैकवर्ड रिएक्शन में, तो इसका अपोजिट रेशियो आएगा, मतलब जो जाते टाइम ऑर्डर है उसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा। मतलब जिसका फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है, उसका आते टाइम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, हो जाएगा। देख लो, अरे बोल सकते हो ना ये सब? हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप रिलेट कीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप रिलेट कीजिए, और क्या, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करते चले जाइए। डन। फॉरवर्ड रिएक्शन जाते टाइम ये बड़ा था, आते टाइम वो बड़ा हो जाएगा, 0.1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू 0.01। तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई, वो पहला फैक्टर कौन सा है कि सर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने रिप्रेजेंट करने का तरीका उल्टा सीधा किया, याद करो जैसे इंथैल्पी में होता था, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, यहां प्लस माइनस नहीं होता, सीधा सीधा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, सीधा सीधा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। पक्का लिख सकते हैं? सेकंड फैक्टर। दूसरा फैक्टर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किस पे डिपेंड करता है? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। दूसरा किस पे? स्टोइकोमेट्री पे। सर स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन पे, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पे। अगर आपने कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी, मतलब ध्यान सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अगर मैंने ये रिएक्शन है, ध्यान से देखना, अपने पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी लिखना बताया था, क्या लिखा था सर? C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, यही बताया गया था। अब कोई बोल दे कि नहीं सर हमें ना मजा नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में इतना मजा नहीं आ रहा, मैं इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी डी नहीं देखना चाहता, मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को ना मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, मल्टीप्लाइड बाई कोई नंबर लेके मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी रिएक्शन को, n से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, देख लो। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई पूछेगा तो वो कितना होगा, C की पावर NC, D की पावर ND, देखो A की पावर NA। बेटा तुम्हें पूरा नहीं लिखना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये डेरिवेशन कर रहा हो, आप बस इतना जान जाओ कि हाँ यार फॉरवर्ड का बैकवर्ड के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन। ये देखिएगा, इसको कितने लोग बेसिक मैथ, ये देख लो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n की पावर दिस। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर हो गया क्या। अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, उसकी उतनी पावर हो जाती है, उसकी उतनी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, उसकी उतनी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो ध्यान से सुन लेना अपने पास, जितना अगर रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगा। याद रखिएगा इंथैल्पी में क्या करते थे आप, याद करो, जैसे मैंने अभी जो रिएक्शन, मान लो ऐसा रिएक्शन दिया, ध्यान से देखिएगा, A से B का रिएक्शन दिया, इसकी इंथैल्पी अगर मैं x किलो जूस दे रहा हूं और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं 10 दे रहा हूं, अगर मैंने इसको 2a कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, कितने लोग इसकी इंथैल्पी बता पाएंगे और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम साथ साथ चलेगा, बता सकते हो उसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो उसका आंसर कितना होगा।
कितना होगा? अगर आपने n से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सर इसकी वैल्यू 2x होगी, 2x किलो जूल, लेकिन सर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स नहीं होगी, 10 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू सडनली पावर से बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा? 2x, और वो कितना हो जाएगा? 100। इंथैल्पी क्या होती है सर? वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इंथैल्पी मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, इसकी पावर्स में जाता है। अगर यही सेम चीज अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं सर, अब मैं एक लाइन लिखूं कि इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय कोई नंबर ले लूं, n, m ले लेता हूं, रिएक्शन इज डिवाइड बाय m, अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दूं तो मेरा रिएक्शन क्या आएगा? ये आएगा क्या? और अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब लिखता हूं, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको डबल डैश दे देता हूं, ये क्या लिखूंगा? c की पावर c बाई एम, d की पावर d बाई एम, a की पावर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप चेंज करोगे तो ये सब कुछ क्या होगा? चेंज होगा। ये देख लीजिए सर, इसको फिर से लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, d की पावर d, a की पावर a, b की पावर b, और इस पूरे की पावर 1/m लिख दिया जाए। फाइनली मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कुछ नहीं, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कितना ले लिया जाएगा? अगर आपने डिवाइड कर दिया, अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 1/m ले लिया जाएगा, मतलब पावर ही जाना है लेकिन m से नहीं, 1/m से जाना है। अगर मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट पावर लगा दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, लेकिन अगर डिवाइड बाई 2 किया, जैसे फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर p से q जा रहा हूं, p से q जा रहा हूं, इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मैं बोलूं +100 है, +100 किलो जूल्स है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर 1/p/4 कर दूं, q/4 कर दूं, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, एंथैल्पी कितनी होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियस है, वो केसी भी हो सकता है, केपी भी हो सकता है, के का, ये जनरल पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं वो जनरल है, वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो चाहे प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसको कितना लिख देंगे? 100/, क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, 100/4 कर देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/4 लिख देंगे, 2 की पावर 1/4 लिख देंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया, अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया तो आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में, डिवाइड करेंगे पावर किस में चली जाएगी? डिवाइडेड में। श्योर हो? अब इसको देख के याद आ रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ही कुछ किया था हम लोगों ने एंथैल्पी के केस में। अगर रिएक्शन को याद करो, चलो ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे इस रिएक्शन के बारे में बात करूं, अगर ध्यान सुनना, याद करो हमने ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है। अगर मैं इसका डेल्टा एच तुम्हें दे देता हूं, मान लो -100 दे देता हूं किलो जूल्स, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो मैंने क्या दे दिया? 49 दे दिया तुम्हें, 100 देता हूं, हटाओ, तुम भी क्या याद रखो। चलो अब अगर तुमसे मैं क्वेश्चन मिक्स करके पूछूं, याद करो रिएक्शन रिवर्स करेंगे, रिएक्शन रिवर्स करेंगे, आपको क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, चलिए फटाफट फिल करते चलिए, इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू, इसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर मैं रिएक्शन रिवर्स कर दूं, इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू, इसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, निकालते जाइए। निकाल सकते हैं। इन तीनों के केस में डेल्टा एच और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या?
सर कोई भी, अब देखो इसी को बोलते हैं ड्रॉपर बैच, इसी को बोलते हैं यकीनियंस भाई, क्योंकि यहाँ पर ना अब तुमसे कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जैसे जैसे आगे आते गए मूल कॉन्सेप्ट का मूल कहीं भी आ जाएगा सर, सॉल्यूशन का प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहीं भी आ जाएगा। अब ये देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ये फिर से रिपीट हो गया, ये ध्यान से देख लीजिएगा। सर पहले के केस में देखिए इस रिएक्शन को आपने किससे डिवाइड किया, 2 से। जैसे ही आपने डिवाइड किया 2 से, ये 100/2 हो गया। आपने डिवाइड किया 2 से तो इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपने इस रिएक्शन को देखिए और इस रिएक्शन को देखिए, ये रिएक्शन गिवन था, याद कीजिए, इसको उल्टा किया, जैसे ही उल्टा किया सर ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, +200। सेम चीज यहां पर आपने रिएक्शन रिवर्स करी, सर ये कितना हो गया, 1/100, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 1 सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। रिएक्शन के साथ जो काम करेंगे, जो इंथैल्पी के साथ होता था, और वही सेम चीज प्लस का माइनस देख लो हो जाएगा। यहां देखो इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, 3 × -100 आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। एग्जैक्ट वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, आप बस अपने हिसाब से सोच लो कि मैंने रिएक्शन के साथ क्या क्या किया, मैंने रिएक्शन के साथ क्या किया। कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी इंथैल्पी, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग साथ में करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं इस टॉपिक को, मतलब मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है आपने वहां भी किया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका वाई दिया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। हाँ ये देखना अपने पास, ये देखो, अगर मैं ऐसा कर देता हूं, अब फटाफट देखना कैसे कर रहा हूं मैं, सबका आंसर देखो और निकालते चले जाओ। आंसर बताना कितने लोगों का सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही आपको मौका मिल रहा है आप ये देख लीजिए। फिर से ये 4 क्वेश्चन बताइए क्या होगा, 4 नहीं, 3 3 3 3 3 3 6 हो गए। ये 6 का आंसर बताइए आप लोग, इन 6 का आंसर बताइए। अगर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है तो इसके आंसर्स बताइए। डेल्टा एच क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फ्लक्चुएट करता है, इंथैल्पी का फ्लक्चुएशन आप थर्मोडायनेमिक्स में सीख चुके हैं कि रिएक्शन रिवर्स करते हैं इंथैल्पी अपना साइन चेंज करता है, रिएक्शन अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंथैल्पी मल्टीप्लाई होती है, रिएक्शन डिवाइड करते हैं इंथैल्पी डिवाइड होती है। क्या होगा, क्या आंसर आएगा, सर डेल्टा एच की वैल्यू इसमें देखोगे कितना हो गया, सर एक तो रिवर्स करना है, रिवर्स किया तो ये -x हो गया, और उसके बाद कितने से डिवाइड करना है, 3 से। सर रिएक्शन रिवर्स किया तो ये 1/y हो गया, और उसको कितना कर दिया, 3 से डिवाइड, तो 1 मतलब होता है ना y का, या हम बोल सकते हैं 1/√, y का क्यूब रूट आ गया, यही होगा शायद। रिएक्शन उल्टा किया, 1/y हो गया, उसका क्यूब रूट कर दिया 1/3। ये देखो सर रिएक्शन रिवर्स किया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, सर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। रिएक्शन रिवर्स किया मतलब 1/y किया, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3। ये देखो रिएक्शन सेम है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4x, और यहां पर सर y की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देख लो अपना अपना मैच करके, अपना अपना मैच करके देख लीजिए आंसर, अपना अपना मैच करके आंसर देख लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
4 बार ना, जिसको भी लगता है ऐसा 4 बार मुंह से चिल्लाओ, आस पड़ोस को पता चल जाना चाहिए कि रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। रिएक्शन जैसे ही पलटी मारते हैं एंथैल्पी साइन चेंज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, इसीलिए 1/y हो गया। फिर अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर में चला जाता है वो नंबर, और अगर रिएक्शन को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो 1/3 हो जाता है। ये रिएक्शन देखो ना, पलटा दिख रहा है पलटते हुए। हाँ, दिमाग को पलटो, ऐसे ऐसे पलट दो। नहीं समझ में आए ना तो एकदम कॉपी किताब लेके पूरा पलट जाओ एक बार नीचे, समझ में आ जाएगा। पलट के देखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पलट जाओ। हाँ, ये पलट रहा है, दिख रहा है ये पलटते हुए, देखो ऐसे पलटा, नहीं पलटा। अच्छा एक काम करो, ऐसे उल्टा हाथ लो, ऐसे पलट के देखो तो अपने आप को पूरा, ये देखो ये पूरा ऐसे उल्टा हुआ और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो डिवाइड बाय 3 पलटा तो x का -x हुआ, डिवाइड बाय 3 हो गया। सर पलटा 1/y हो गया, ये क्या हो गया 1/3, ये हो जाएगा। ये देखो इस रिएक्शन को देखो और इसको देखो, एकदम पलट दो, उल्टा उल्टा किया, +3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पलटा -x × 3, 1/y की पावर 3 हो जाएगा सर। हाँ, अब पलटना नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी यार, फिर तुम शाहरुख खान की मूवी कैसे, मतलब कैसे पलट पलट कैसे बोल पाओगे। हाँ, पलटना समझते हो। हाँ एकदम, इधर से इधर पार्टी बदल दी, जैसे एनटीए वालों को देख रहे पेपर लीक नहीं हुआ, उधर बोले लीक हुआ, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हो जाएगा, श्योर हो। चलो, तो मुझे पता चल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो रिप्रेजेंट, अगर फॉरवर्ड किया बैकवर्ड हुआ पलट जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक दूसरे के रेसिप्रोकल। दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करें तो ये क्या आ जाएगा कि सर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में चला जाएगा, डिवाइड करोगे तो उतना पावर 1/n हो जाएगा। ये चीजें हो गई। अब देख लो, अब उसके बाद बोला गया, तो उसके बाद हमें क्या बोला जाता है कि भैया देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में थर्ड फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं, थर्ड फैक्टर किसको बोलते हैं जो डिपेंड करता है, वो है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, अब देखो सर, अभी तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये भी करा था, हेस लॉ याद है, हेस आने वाला लॉ याद है, हेस लॉ क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ मतलब नहीं भाई, पॉलिटिक्स नहीं बोलना है। हाँ नहीं, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक बोला नीतीश कुमार, अरे वो सब अलग अलग भाई, कौन नहीं पलटता आजकल के टाइम पे, हाँ सब पलट रहे, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब याद करो, अगर मैं ऐसे जा रहा था, ये याद करो A से B जा रहा हूं, इसका इंथैल्पी अगर x दिया है, x1 दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान सुनना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होगा, B से A होगा, B/A होगा। ये देख लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको K1 लिख देता हूं, ठीक है, इसको K1 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं B से C जाऊंगा, इसकी इंथैल्पी को क्या लिख रहा हूं, x2, क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग लिख पाएंगे, C/B कर पाएंगे, और इसको क्या लिख दूं, K2 लिख दूं। क्या आप सब लोग मेरे साथ साथ रिएक्शंस ऐड करना जानते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये A से C बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, A से C बन जाएगा। क्या इसकी इंथैल्पी आप लोग लिख पाएंगे, इंथैल्पी क्या हो जाएगी सर, रिएक्शन ऐड हुआ तो इंथैल्पीज ऐड हो जाती हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया ऐड नहीं होता। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए, मतलब मुझे B नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, शायद देखोगे आपको दिख जाएगा B, और ऊपर और नीचे का B कैंसल आउट, ऊपर और नीचे का B क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, B और B कैंसिल, K1 इंटू क्या हो जाएगा, K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू क्या हो जाएगा, K2, डेल्टा H क्या है, x1 + x2 हो जाएगा। श्योर हो, पक्का, डन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में जब रिएक्शंस ऐड होती हैं, जब रिएक्शंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रिएक्शंस ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पक्का।
सर याद कीजिएगा, ये सेम चीजें आपने कहाँ करी हैं, ये सेम टाइप की चीजें। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसा दिया है x से, अब चलिए देखते हैं थोड़ा, ये टाइप के क्वेश्चंस आपने शायद वहां पर भी किए हैं जब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। तो इसका मान लो, इसका एंथैल्पी कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 किलो जूल्स, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं 10। ध्यान से देखिएगा, जेड से अगर 2y की बात करें तो इसकी इंथैल्पी मुझे दी गई है -200 किलो जूल्स, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 2। क्या आप लोग ये निकाल सकते हैं, कैलकुलेट, अब चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को निकालिए, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सर x से z की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा एच निकाल सकते हैं? क्या निकाला जा सकता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा? हाँ, मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या हो जाएगा? सर आप ध्यान से देखिए, तो शायद हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए, अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, x से 2y जाएंगे, इसको हमने वैसे ही रखना है, डेल्टा एच इसका कितना हो गया 100, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रखा है हमने 10, लेकिन 2y को हमें अपोजिट करना पड़ेगा, 2y टू z जाएंगे तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, +200 हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो x से क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, x से क्या आ जाएगा, z। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी सर, 300, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कोई पूछेगा तो ये 10 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐड नहीं करना है कि 10 + 1/2, ये देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंथैल्पी के साथ रिलेट कर सकते हो। तो अगर रिएक्शंस अल्टीप्लाई डिवाइड होंगी तो आप उसके हिसाब से सोच लो। रेसिप्रोकल याद है, याद करो, हमने इसका शॉर्टकट भी सीखा था कि सर क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को वैसे ही रखेंगे, सेकंड रिएक्शन को सर क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहां से भी ये याद है, नॉर्मल जिंदगी वो नॉर्मल था, लिख लिख के मल्टीप्लाई कर रहे, यहां सर सीधा सीधा -200, ये कितना हो गया 300। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए तो फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रखना है, दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब 1/2, कितना आ गया 5। ये अपने पास शॉर्टकट हो गया, बाकी आपको लिख के करना है, आप लिख के कीजिए, पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो देख लो। मैंने बोला कि भैया 3 चीजें और आ गई, क्या क्या, मल्टी स्टेप रिएक्शन आ गया, ये आ गया, निकाल सकते हैं सर, श्योर हो, डन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगा, चलो डन। अच्छा, चौथा फैक्टर भी हम लोग बात करते हैं, टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर की बात करें, ध्यान सुनिएगा, चौथा फैक्टर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक लिखने के तरीके से, रिएक्शन रिवर्स करोगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, रिएक्शन को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। ये बात हमने कर ली, लेकिन टेम्परेचर के साथ, अरे सर ये कहां पढ़ाया, याद करो, वंस अपॉन ए टाइम कभी थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऐसा लिखा था, डेल्टा जी नॉट को क्या लिखते हैं, -RT ln KC लिखते हैं। याद कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा H - T डेल्टा S नॉट लिखते थे, और यहां पर हमने ऐसा डेरिवेशन किया था, याद करना, ln KC की वैल्यू डेल्टा S नॉट बाई R
माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी आ गया था, हमने शायद ऐसा कुछ निकाला था वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम जब थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री से पहले, तो उस दिन हमने डिराइव किया था ये वाली चीज। यही है सर, अगर रिएक्शन फिक्स्ड है तो एलन केसी टेम्परेचर के साथ ऐसे फ्लक्चुएट करता है। देख लो 1/T, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। किसी ने बोला नहीं टेम्परेचर के साथ कैसे फ्लक्चुएट करता है, इसका फॉर्मूला बताइए। अगर टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा, अगर टेम्परेचर T1 है, इफ टेम्परेचर अगर मैं बोल दूं कि इनिशियल टेम्परेचर, इफ इनिशियल टेम्परेचर मैं क्या लिख दूं T1, ठीक है, और उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ले लूं K1, तो कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर रिएक्शन तो सेम ही है, रिएक्शन तो सेम है, तो डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T1 लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फाइनल टेम्परेचर, सर टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे बढ़ता है, उसी को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। सर यहां पर क्या लिख सकते हैं, ln K2 इज नथिंग डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T2, ये लिखा जा सकता है। सर जैसे ऐसे टेम्परेचर चेंज करोगे, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया, क्या आप लोग 1 - 2 कर सकते हो, या 2 - 1 कर दूं, 2 - 1 कर दूं, 2 - 1 करोगे, सर लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से वो करो, माइनस करो, इसको इसको इससे माइनस करो, रिएक्शन सेम है, बस टेम्परेचर क्या किया तुमने, चेंज किया। देख लो क्या आएगा, क्या आएगा। हाँ ये देखना भाई साहब, टेम्परेचर के साथ ये फॉर्मूला हमने पहले कर रखा है। कैसे सर, -RT से सबको डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, लेकिन आज जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये देख लीजिए कितने लोग अपने पास, ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ln K2 - K1 को क्या लिखेंगे, K2/K1 लिखेंगे, और ये देखना क्या बच जाएगा, डेल्टा एच नॉट आर T1 माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T2 बच जाएगा। कैसे सर, डेल्टा एस नॉट बाई आर कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ln याद रखिएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ ये देख लो, अगर लॉग के फॉर्म में लेके जाते हो तो log K2/K1 करोगे तो log के आगे क्या लग जाता है, 2.303 डेल्टा एच नॉट बाई, कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो। टेम्परेचर चेंज करोगे, ऑब्वियस है सर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, K2/K1 डेल्टा एच नॉट, कैलकुलेशन के लिए हमें log चाहिए होता है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। फाइनल फॉर्मूला यही हो जाता है, ये देख लेना। अगर कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करोगे। हाँ अरे कुछ नहीं, तुम्हें ये डेरिवेशन थोड़ी ना याद करनी है यार, डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं करवाएगा एग्जाम हॉल में कि डेरिवेशन कीजिए, अनटिल एंटी एकदम भड़क जाए कि भैया बहुत हो गई बेइज्जती, अगले साल से सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, तो सब्जेक्टिव एग्जाम ले लेगा, लेने दो। लेकिन हाँ टेम्परेचर को इससे फर्क, टेम्परेचर का एक सिंपल सा, और अगर बाई दे तुम्हें नहीं लगता है ना, तो याद रखना अगर तुम्हारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब बढ़ता है जब टेम्परेचर कम करते हो। एक बेसिक चीज याद रखना। न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं कि सर दो अलग अलग टेम्परेचर है, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, तो उसके बारे में बताइए क्या होगा। एंडोथर्मिक में रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, पक्का। हाँ यही है, ये मेन 4 फैक्टर्स है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान सुनना, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, बस याद रखना यही है, यही 4 फैक्टर्स। इसके अलावा अगर तुमसे कोई बोल दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी और चीज पे, नहीं भैया, मल्टी स्टेप रिएक्शन ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेगा, इसके अलावा कहीं कुछ चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर तुम्हें कोई बोल दे कि सर मैं क्या करूं इसके अलावा, सर देखो ये सब चीजें
अगर तुमसे कोई सर ये सब रिएक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजों पे देखना, इसके अलावा कोई बोले तो ध्यान रखिएगा सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक जो लोगों को लगता है, जैसे मैं बोलूंगा मेरी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, सर उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार किसी रिएक्शन का आ गया, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो कि ट्रिपल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट डबल करोगे, प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। सिमिलरली प्रेशर, सिमिलरली वॉल्यूम। सर कैटलिस्ट के आने से, कैटलिस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, reduces the time to achieve equilibrium। मतलब रिएक्शन फास्ट करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को पहुंचने का टाइम क्या करता है, कम कर देता है। ये टाइम को कम करता है, लेकिन सर कोई इफेक्ट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर एक बार आ गई तो आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, चाहे वॉल्यूम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे उसमें कोई इनर्ट मटेरियल डाल दो कि सर मैं हीलियम गैस डाल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर 4 फैक्टर्स पे, रिएक्शन को रिवर्स किया, रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, रिएक्शंस को ऐड किया, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज किया, तभी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। पक्का हो जाएगा सर? श्योर है? हाँ भाई कर लेंगे क्या आप लोग? हो जाएगा क्या? डन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधी, अरे देखो ना यार, अब ये क्वेश्चन है, ये देखो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दिया, बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम पे क्यों डिपेंड करेगा भाई? क्या होगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सब से फर्क पड़ता है। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, अरे जो किया है उसको क्वेश्चन करो। ये देखो, अब तुमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दे, कैसे निकालोगे? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, पिछले रिएक्शन का पूछ रहा है आपको, इस रिएक्शन का दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, 49। कितना दिया है? 49। इसका बताओ कितना आ जाएगा? रिएक्शन क्या कर रहे हो, देखो ये रिएक्शन का दिया हुआ है, इस रिएक्शन का पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? कितना? उल्टा किया, रिएक्शन रिवर्स किया, 1/49, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, तो 1/2 मतलब 1/√49, 1/7 हो गया। 1/7 को क्या लिखते? 1/7 को 0.143 लिख देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है ना, वो जो स्टेज थी वो डिस्टर्ब होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दिया है तो इस रिएक्शन का क्या होगा, बता सकते हो? इस रिएक्शन का क्या होगा, कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है तो इसके अपोजिट करना है, क्या करेंगे? अपोजिट करना है 1/Kp, और किससे मल्टीप्लाई किया सर? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/Kp²। कितना हो जाएगा? 1/Kp² हो जाएगा। देख लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच का? अगर K1 से शुरू करो तो K2 की वैल्यू कितना होगा K1 के रिस्पेक्ट में? K2 की वैल्यू कितनी होगी K1 के रिस्पेक्ट में? रिएक्शन को क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो, तो 1/K1। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से, तो 1/K1 की पावर 3। तो K2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K1 की पावर -3 हो जाएगा। यही होगा क्या? K2 इज इक्वल्स टू K1 की पावर -3 होगा क्या? आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है,
आपको किस रिएक्शन का निकालना है? इस रिएक्शन का। बता सकते हैं सर क्या होगा? सर दो रिएक्शंस का दिया हुआ है, a प्लस बी गिव सी प्लस 2d, a प्लस ई गिव सी प्लस एफ। क्या करना है? इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा? क्वेश्चन करो भाई। हाँ हाँ क्वेश्चंस कीजिए जल्दी। ऑब्वियस है ना, बाद से इक्विलिब्रियम चेंजेस होने चालू हो गए ना, बाद से अपने पास दिखना चालू हो गया। 2D किधर चाहिए? 2D अपने को 2D किधर चाहिए? सर रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो 2D को उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/K1 कर देंगे क्योंकि इस रिएक्शन को उल्टा किया। सर F किधर चाहिए? अपने को F इधर ही चाहिए, तो मतलब सेम रिएक्शन को सेम रखना है। कितना हो गया? K2/K1 हो गया क्या? सर K2/K1 हो जाएगा क्या? K2/K1 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाओ, ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाइए, हो जाएगा सर, श्योर है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम को सडनली हाफ कर दिया गया तो उससे केपी को क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? केपी को क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो सर प्रेशर को क्या फर्क पड़ेगा? निकालो आंसर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे सर कुछ नहीं, प्रेशर को कुछ भी नहीं। आपका आंसर क्या रहेगा? केपी हो, केसी हो, कोई भी टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम को चेंज कीजिए चाहे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? आज आपको पहला DPP1 मिल जाएगा, DPP1 अटेम्प्ट करना है, DPP1 अटेम्प्ट करना है। और दूसरा मॉड्यूल एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करना है फ्रॉम पेज 1 to 7, पेज 1 to 7 आप रीड कर सकते हैं। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल से भी बात कर रहा हूं, मॉड्यूल भी आप रीड कर सकते हैं। कहां से कहां? एक मिनट, मॉड्यूल को रीड करना है, मॉड्यूल को भी आप रीड कर सकते हैं। पेज नंबर 103 से लेकर 106 तक, 103 to 106 तक मॉड्यूल रीड कर सकते हैं। उसके अंदर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऑब्वियस इक्विलिब्रियम हमारा केमिकल आयनिक मिला के दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 1 की बात करें, एक्सरसाइज 1 की बात करें तो पेज अपने पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3, 4, 8, 9, 8 to 13, 8 to 13, 15, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 17, 15, 17, हाँ 23, 26, 27, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप मॉड्यूल के कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी अगली क्लास में अब इक्विलिब्रियम सही से स्टार्ट हो गया है। ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मंडे को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। मंडे से ट्यूसडे और ट्यूसडे से वेडनेसडे तक आते आते दिमाग का जो बत्ती है वो एकदम हमारे प्रधान जी की तरह हो जाता है। हाँ, कभी समझ में नहीं आता कि उल्टा क्या हुआ सीधा क्या हुआ। अगली बार रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो सच बता रहा हूं दिमाग कब उल्टा सीधा कब घूमना चालू हो जाए। क्योंकि आज देखो हमने सिर्फ 2-3 चीजें करी हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टर्म में लिखा जाता है, केसी, केपी, केकाई के टर्म्स में लिखा जाता है। और उनके अंदर अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम के चेंज इन सब चीजों से। तो 2-4 ही बातें जानी है, कल भी 2-4 ही बातें जानेंगे। लेकिन होगा क्या, 2-3 दिन के अंदर 2-4 करते करते 10-15 बातें
बातें हो जाएंगी, 10-15 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, और जब थर्सडे फ्राइडे को अप्लाई होगा तो दिमाग का सर अरे सर हाँ चलो हाँ पक्का। तो इक्विलिब्रियम मजबूत करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम आज अच्छे से स्टार्ट हो गया है, कल हम लोग जब बात करेंगे तो इसके अंदर और भी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। ओके चलो बाय बाय। मॉड्यूल का यार पीडीएफ कहीं जुगाड़ कर सकते हो यार तुम लोग, अब बोलना नहीं चाहिए मुझे हाँ।